I started. Yes, sir. Okay, sir. चलो. Good evening to all of you again. Okay. अच्छा, तो सर एफएम का क्लास है और एफएम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग पढ़ रहे हैं. और फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग के अंदर मेनली 3 टॉपिक कवर किया जाता है. रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट. ये मेनली तीनों लेके एक प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग एक्चुअल में होता है. सर रेशियो एनालिसिस क्या है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट 2 क्लास में काफी डिटेल्स में बातचीत किया. इवन रेशियो का इंपॉर्टेंस, रेशियो इवन कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो लिखा भी दिया, उसका क्वेश्चन भी करवाया. आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ सर, थोड़ा और फॉरवर्ड कर आगे बढ़ रहा हूँ. उसमें मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टार्ट किया था, मैं उसी को कंटिन्यू करूँ. ठीक है, क्लास करते रहो तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. 11-12 के रेशियो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट के साथ इसका सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, वहां पर हम लोग बहुत ज्यादा फॉर्मूला मगअप और एग्जाम में उसका आंसर के पीछे भागते थे. बट प्रोफेशनल लेवल में, मैंने चार्टर्ड में या CSCMA में, यहाँ पर ना आप कितना फॉर्मूला जानते हो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनालिसिस देना. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका कमेंट्स का इंतजार करते हैं एग्जामिनर कि भाई इसको कितना फाइनेंस आता है. किसी भी बिजनेस का बैलेंस शीट या पीएल देख के ये बंदा क्या बता सकता है, ठीक है, कि इसका बिजनेस का हालत सही है गलत है, प्रॉफिट का हालत सही है गलत है, इसके बारे में आपको सलाह देना है और वही आपको लिख के आना है विथ एनालिसिस एंड एग्जांपल्स एंड सॉल्यूशंस. तब जाके आपको यहाँ पर कदर होता है. अरे बाबा फॉर्मूला सेम ही है, अलग कुछ नहीं है. ठीक है, फॉर्मूला सेम ही है, बस थोड़ा सोचने का तरीका अलग. 12 का किताब रट लो, कोई इशू नहीं है. अरे और क्या नया कौन सा बनेगा. लेकिन वहां पर हम लोग इतना ज्यादा सोचते नहीं थे, बिजनेस का एनालिसिस करने के बारे में इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते थे. बस ये दिमाग यहाँ पर लगाना है. आई होप कि पिछले 2 क्लासेस में इतना आइडिया मिल गया है कि पहले का सिचुएशन और आज के सिचुएशन में क्या फर्क है, माने 12 वाला कॉन्सेप्ट और इस वाला कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है. स्क्रीन शेयर कर ले रहा हूँ, एक बार कंफर्म करो यहाँ. जैसे ऑलरेडी मैं आप लोगों को लिक्विडिटी रेशियो एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के बारे में बात किया, एक्टिविटी एंड एफिशिएंसी में बात किया. लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में बातचीत हुआ है, एक्टिविटी एंड एफिशिएंसी में बातचीत हुआ है. लेवरेज में बात हुआ है सर? नहीं ना. प्रॉफिटेबिलिटी मैंने बातचीत कर रहा हूँ. ठीक. हाँ हाँ हाँ. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में थोड़ा फोकस करो. ऑलरेडी मैंने लिखाना स्टार्ट कर दिया था. जैसे एक चीज ख्याल कर सकते हो, ये जो लेवरेज रेशियोज है इसमें कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कवरेज मैटर डिस्कस होता है. प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर रिलेटेड टू सेल्स, रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एसेट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, एक मालिक रेशियो एनालिसिस करके अपने बिजनेस का सिचुएशन या स्टेटस जानना चाहते हैं अपने अकाउंटेंट से या अपने फाइनेंस ऑफिसर से. ठीक है, अगर आप पूछेगा तो बताना पड़ेगा कि बिजनेस का हालत सही है कि गलत है. ये मत बोल देना तब समझ के नहीं पड़े थे, बस फार्मूला रट के गए थे. इंटरव्यू में ना रेशियो से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं. इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है रेशियो से. आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही पूछेगा इंटरव्यू में ना, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, सिंपल क्वेश्चन ही ज्यादा पूछते हैं. ऐसा नहीं कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछ लेगा. जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसको भी भूल गया है. ठीक है, तो आपको सिंपल सिंपल सवाल करेगा और सिंपल सवाल का लॉजिकल आंसर ढूंढेगा. इंटरव्यू का यही ट्रिक्स होते हैं. ऐसा नहीं कि आपको काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ के एकदम मैंने मरमरा देगा, ऐसा हालत नहीं करना चाहिए. सिंपल चीजों में ही आपका फोकस ऑलवेज देखता है. हम लोग भी इंटरव्यू जब देते थे तब भी हमें भी पता चला और धीरे धीरे तो एक नॉलेज हो ही गया है कि एक इंटरव्यूअर को क्या पूछना चाहिए.
ठीक है। हाँ, डरता फालतू में है एक्चुअली। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। लेकिन इतना भी कैजुअल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने टू मच कैजुअलिटी भी बहुत खराब है यार, चलो यार देख लेते हैं। कुछ लोग तो बहुत ज्यादा कैजुअल है, ऐसा भी नहीं है। आपके अंदर वो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन देखना चाहिए, ठीक है। एक स्मार्टनेस जो होना चाहिए आपसे, आप लोगों को स्मार्टनेस तो बहुत है, ठीक है, बट जब जरूरत पड़े वो स्मार्टनेस होना चाहिए। लोगों को तो टाइम पे ना, सीरियसली बताऊं, आजकल तो सर क्या होता है, स्मार्टनेस के नाम पे मेरा कुछ ज्यादा ही स्मार्टनेस हो गया मेरा। लेकिन जब टाइम था, आप लोगों के एज में जब था, इतना डर लगता था, इतना झूठ क्यों बोलूं, ठीक है। स्पेशली फर्स्ट फर्स्ट जो भी इंटरव्यूज फेस करता था, बहुत डर लगता था। ऐसा लगता था क्या पता यार क्या पूछेगा, क्या जवाब दूंगा। कभी कभी तो कान भी बंद हो जाता था, ऐसा लगता था कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसा। नहीं, हम लोग के टाइम पे भी वाइवा वगैरह था, वाइवा वो सब लोग भी काफी दिए हैं। मेरा तो, मेरा स्कूल में तो मैं तो सर डिबेट में ऑलवेज पार्टिसिपेट करता था। तो मेरे को ये सब चीजों में प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सर जब करियर का मामला हो और मैंने अपना नॉलेज प्रूव करने का मैटर हो, तो वो जगह अलग होते हैं। हाँ, शुरू से ये आदत मेरा शुरू से। तो कभी मेरा नेटिव या जिस टाउन से मैं बिलोंग करता हूँ वहां पर अगर कभी जाते हो और मेरे बारे में पूछते हो, तो वो लोग दो ही चीज बोलेगा। कुछ लोग मेरे को क्रिकेट के कारण जानता था और कुछ लोग मेरे को डिबेट के कारण। सो कॉल्ड पढ़ाई के कारण कोई मुझे नहीं था। ये बच्चा पढ़ाई में अच्छे हैं, इसका कोई मेरा गुडविल नहीं था। और मैं उतना पढ़ाई में अच्छा था भी नहीं। एक बार तो सबसे गजब हुआ था। एक साथ दो जगह में अनाउंसमेंट चल रहा है, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है टाउन में। तो दो जगह में एक साथ मैं फर्स्ट का मेरा को प्राइज मिल रहा है, दो जगह में, एक बार क्रिकेट में और एक तरफ डिबेट में। दोनों जगह में एक ही साथ। तो मेरा कुछ फ्रेंड्स लोग जो डिबेट के साथ जुड़ा हुआ है वो मेरे को, "ओए भाई तेरा नाम बोल रहा है जल्दी आ।" और कुछ लोग क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ है, बोले, "भाई तेरा नाम आया है तो जल्दी आ।" वहां पर ऐसे ऐसे टीम था, तीन चार जन था। क्रिकेट तो अकेला नहीं होता है। तो गेस करो मैं किधर गया था। तो एक बड़ा भाई मैंने सीनियर था, तो मेरे को पूछता है कि अब देखना पड़ेगा कि तू किधर जाता है। क्योंकि देखो सम्मान तो दोनों जगह में मिलेगा, उसका कोई है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है वो मेरा चॉइस के लिए चुपचाप मेरे को देख रहा है किधर जाएगा। क्रिकेट ही चूज किया था। हाँ, वो मेरा पहला प्यार है भाई, छोड़ नहीं सकते। ऐसे ही भारत का ना किसी भी बच्चे को पूछो वो बोलेगा क्रिकेट ही मेरा पहला प्यार है। जो भी है, हम भी उसी बच्चे में से ही एक है। अच्छा, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ऑलरेडी जो बातचीत स्टार्ट हुआ था, कंटिन्यू करो सर। देखो इसमें एक होता है मार्जिन टाइप में और एक होता है रिटर्न टाइप में। मैं मार्जिन टाइप में क्या लिखा था आप लोगों को, कि प्रॉफिट एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। रिटर्न टाइप में प्रॉफिट एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ सम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसमें जीपी मार्जिन का फॉर्मूला लिखा था, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, जीपी बाई सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माने ऑपरेटिंग बाई सेल्स माने ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाई सेल्स डिवाइडेड बाई इंटू 100। नेट प्रॉफिट मार्जिन माने नेट प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100। और इस साइड में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, रिटर्न ऑन इक्विटी का ना। हाँ सर, रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल्स टू रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब क्या लिखा था, इक्विटी शेयर प्लस रिटर्न। इतना तक मैंने आपको बोला था, उसके बाद में बोला था बाकी बात मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। चलो लिखो सर, उसी साइड में लिखो सर वो रिटर्न ऑन इक्विटी वाला जो साइड है, मैंने कॉलम का दो साइड मैंने बनाया था, रिटर्न ऑन इक्विटी वाला साइड में लिखो। रिटर्न ऑन, ऑनलाइन में सबको मेरा आवाज आ रहा है, लिख रहे हो तुम लोग, दिखाई दे यस रहा है सर। बोर्ड? ओके।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल, छोड़ दो, इक्वल में क्यों दिया पता नहीं, इक्वल नहीं देना, ऐसे एक बुलेट दे सकते हो। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इसको शॉर्ट में लिखते हैं सर, ROCE। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या लिखता है, ROCE। और बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माने ROI लिख सकते हो फुल फॉर्म, नहीं तो बाद में ढूंढते फिरोगे क्या है ROI का फुल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हैंडराइटिंग थोड़ा गड़बड़ा सा है, समझ लो सर, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ, समझ लो, ठीक है। मेरा बस चले तो मैं लिखना ही बंद कर दूं, मैं लिखाने में बिल्कुल रुचि नहीं रखता, जबरदस्ती ये फाइनेंस में लिखाना पड़ता है। कभी कभी सोचता हूँ कि सारा नोट रेडी करके दे दूं और समझाता रहूं, लेकिन क्या है ना, कभी कभी नहीं, लिखाना भी जरूरी है। दर्द जैसा कोई हो तो फिर वो उसका तो और है ना, मजा आ जाए, कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही मजाक से नाम लिया तेरा। उफ। EBIT बाई सीई, EBIT बाई सीई माने कितना प्रॉफिट कर, अच्छा EBIT क्या है मेरा, पहला 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 प्यार, हाँ फॉर्मूला लिखा ही नहीं रहा हूँ सर, एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक बिजनेस का पहला पहला प्यार है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉफिट, इसमें से इंटरेस्ट और टैक्स देने के बाद एक्चुअली बिजनेस का कुछ बचता है। इंटरेस्ट किसको देगा, लोन जो लेगा उसका, उसका बैंक लोन या डिवेंचर वगैरह। टैक्स जो है किसको देगा, सरकार को देगा। उसके बाद जो बचेगा वो आपका क्या बनेगा, फैक्ट, है ना। और बीच में अगर प्रेफरेंस डिविडेंड टपका जाए तो उनको पहले देना हो, फिर कुछ बचेगा तो इक्विटी को एक्चुअल में कुछ मिलता है। तो EBIT डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसा करके आप लिखो यहाँ पर, वेयर PE इक्वल्स टू ऑल दी लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, all the long term sources of finance, that is equity share capital plus preference share capital plus reserve plus long term debt, LT debt। हाँ, LT माने लॉन्ग टर्म लिख लो, आप लोग LT मत लिखो, आप लोग लिखो लॉन्ग टर्म। हाँ, लॉन्ग टर्म डेप्ट माने जो लंबा समय के लिए लोन चलता है उसे लॉन्ग टर्म डेप्ट या डिवेंचर भी बोला जाता है, अरे लंबा समय, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल, ठीक है। तो वेयर कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू ऑल दी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक्चुअली क्या होता है जब बिजनेस, अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या, जो कैपिटल आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो उसे कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं, उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहा जा सकता है, ठीक है। मैंने रिटर्न मिले तो रिटर्न बोलेंगे, अदरवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड में आप लगाते क्या हो, आपका पुराना कैपिटल इक्विटी शेयर जो बचा है आपके पास, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर बचा है, या फिर नयाली न्यूली रेज कर लो। आप लोग IPO के बारे में तो सुनते ही हो, चारों तरफ मिलता रहता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, शेयर इशू करते हैं, दिखाता भी रहता हूँ कई बार क्लास में। मेरे क्लास में पढ़ना मैंने जो भी पढ़ो शेयर मार्केट ऑटो कनेक्टेड, ठीक है। आज थोड़ा कम करूंगा सर, बोल तो रहे हो, बाद में देखा जाएगा शेयर मार्केट में घुसड़ रहे हो, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा देखो मैं क्या गलत करता हूँ, हर बात तो शेयर 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 ही आता रहता है, तो क्या करें। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माने वो भी कैपिटल ही है, लेकिन ऐसे बंदे को क्या देना पड़ता है, फिक्स्ड डिविडेंड देना पड़ता है। माने वो लोग ना जानबूझ के आते हैं कि भाई हमें ना तुम फिक्स्ड कर दो, बोल दो कि इतना देना है तो ही आएंगे, नहीं तो नहीं। 10% तो 10, 12 तो 12, 15 तो 15,
मैक्स टू मैक्स 12-14 ज्यादा चलता है, या 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, बस बैंक से ज्यादा दे दो आ जाएगा। बैंक तो 7-7.5 से ज्यादा देता नहीं है ना। अगर 9% 10% कोई रिटर्न के लिए बोलेगा तो आ जाएगा प्रेफरेंशियल वाला। अगर बिजनेस सिक्योर्ड है तो सस्ता में दे देगा, मैंने बोलेगा कि सिक्योर्ड मैंने क्या, पैसा आएगा अगर श्योरिटी है तो फिर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी वो आपको पैसा देगा। और अगर बिजनेस में रिस्क ज्यादा है तो 11% 12% चार्ज करेगा, और वो कम से कम बैंक से 4-5% ज्यादा है। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल कैपिटल भी बिजनेस के लिए क्या हो जाता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस। पैसा मैंने बिजनेस के लिए, फिनांस सबका मतलब क्या होता है, जुगाड़। फाइनेंस सबका मतलब क्या है, पैसे का जुगाड़, जिसके पीछे हम लोग सारा दिन घूमते रहते हैं, जुगाड़। आप लोग स्टूडेंट हो लेकिन आप लोग भी जुगाड़ो, कभी पापा कभी माँ, है ना। मानो कि बाहर जा रहे हो और पापा के मनी बैग में पैसा नहीं है, ठीक है, खट रहे क्या पापा है, पैसा ही नहीं है, ठीक है, मैंने पर्स में पापा मैंने पैसा वो तो भरा रहेगा। अरे भी पापा भी इंसान है, उसका भी पैसा कभी ना हो सकता है। बचपन में माँ को देखता था, कभी कभी पापा के पॉकेट से 50-100 रुपया झाड़ लेता था, ठीक है। तो अगर मैं मानो देख लिया, माँ क्या हो रहा है, ठीक है, तो फिर कमीशन दो, और क्या, 50-50, ठीक है, ठीक है। और हम लोगों का बचपन में क्या ही होता था कि अच्छा ठीक है कुछ नहीं बोलूंगा, सिंगाड़ा खाने का मन कर रहा है, पैसा दो, ठीक है। हम लोग का ऐसा ही डिमांड होता था, जा 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 10 टका ले जा, 10 टका में क्या होगा, 4 लोग और आएगा, और 10। हम लोगों का डिमांड तो 500-1000 के नीचे नहीं होता होगा। हम लोग तो 10-20 में ही खुश। स्कूल जाते थे 2 रुपया लेके, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे। दो, नहीं वैल्यू नहीं सर, गांव का ये था, थोड़ा सा सस्ता भी था, और थोड़ा 2 रुपया लेके जाते थे। एक कटलेट मिलता था, वेजिटेबल कटलेट, ठीक है, उसको हम लोग बोलते थे वेजिटेबल चॉप, ठीक है। एक घुगनी मिलता था 1 रुपया का, घुगनी समझते हो ना, प्याज व्याज डाल के। हाँ, 1 रुपया, हाँ, एक प्लेट घुगनी पत्तल में मिलता था। हाँ, क्या घुगनी आज के डेट में, ठीक है, नहीं वो थोड़ा साइज में छोटा होता है। स्कूल में टिफिन में और क्या है, इतना बड़ा बड़ा थोड़ी होगा, ठीक है, छोटा होता था, लेकिन कम से कम 10 रुपये होना चाहिए था। उस टाइम पे कम से कम 5 टका होना चाहिए था, काफी सस्ता में देता था। 1 रुपए का चॉप, 1 रुपए का घुगनी, ठीक है। और हम लोग वो एक चीज खाते थे, अरे हम लोग सरकारी स्कूल वाले हैं ना, हम लोगों के लिए वो सब फैंसी आइटम नहीं होता था। मैं बताता हूँ, तुम लोग के फिंगर चिप्स खाए हो, हाँ, और येलो येलो होता था, तो वो 10 पैसे में एक पैकेट मिलता था, 10 पैसे, ठीक है। बाद में उसको थोड़ा 25 पैसा 50 पैसा कर दिया था, तो हम लोग एक पैकेट लेते थे, पांचों उंगली में पांचों लटक लेते थे, सब कुछ गए हो गया, बहुत खा लिया। 2 रुपए में टिफिन हो जाता था। अरे सोर्स ऑफ फिनेंस क्या है सोचो। और मेरा दोस्त लोग मेरे को बोलता था, हम लोगों का लकड़ी का काम होता था, लकड़ी माने घर पे ना वो, तब तो सिलेंडर वगैरह इतना नहीं था, तो गांव साइड में या स्मॉल टाउन्स में क्या होता ना, चूल्हा जलाने के लिए लोगों को लकड़ी लेने आना है, तो लोग हम लोग वहां से फायरवुड लेके जाता था, यानी खाना बना बनाने के लिए, होटल के लिए। तो ऐसे पापा बहुत टाइम पे घर पे ही नहीं रहता, तो जो भी मैंने ऑफ टाइम में आ जाता था तो मैं ही देता था, ठीक है। तो 1 केजी लकड़ी बेचने से 2 टका 2.5 टका ऐसा होता था, ठीक है। तो मेरा दोस्त लोगों का मानना है कि भाई तेरे पास तो बहुत पैसा होना चाहिए, क्योंकि तू तो क्योंकि तू तो लकड़ी बेच देता है, ठीक है। मैं तो तुझे बेचता हूँ, लेकिन मैं माँ को या जो भी घर पे काम करते हैं उनको दे देता हूँ। ये क्या लड़का यार, 1 केजी लकड़ी बेचेगा रोज का पार्टी। और कभी कभी बड़ा वाला एक होता था, उसको हम लोग बोलते थे, इंग्लिश में पोल बोलते हैं उसको। देखना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम में शहर में यूज होता था, उसको हम लोग बंगाली में बोलते थे बोलनी, ठीक है। बोलनी इन द सेंस लंबा लकड़ी होता था ना, जो ढलाई के टाइम पे गड़ा रहता है, ठीक है, वो सपोर्ट देने के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग पोल बोलते थे। वो एक पीस बेचोगे तो कम से कम 50-60 टका के आसपास का दाम। और मैं कई बार बेचता था, क्योंकि नॉर्मल है, घर का बंदा तो बेचेगा तो और बेचेगा। मेरा दोस्त लोग का मानना है कि भाई तुम्हारे पॉकेट में ऑलवेज 50-100 होना चाहिए, और मैं कभी नहीं रखता था। एक्चुअली मेरे को पता ही नहीं था कैसे रखा जाता है। मेरे को लगता था पापा का बिजनेस का चीज है, घर का बात है, इतना जिम्मेदार भी नहीं था मेरे को उसमें से रखना है, ये मेरे को नहीं पता था। और मैं दोस्त लोग मेरे को गाली मारते हैं, हट रे, काम का नहीं है,
कंजूस, ऐसा बोलता था। लॉन्ग टर्म, हाँ बर्थडे कट रहे, कंजूस कंजूस, मैं बर्थडे नहीं मनाता। प्रूफ हो गया, चुप रहे चल। बर्थडे मेरा बर्थडे, दोस्त को बर्थडे बोलते, तुमको थोड़ी अप्रैल में। किसको, माँ बाबा को बनाया, दुनिया को बनाया, तुम लोग को भी बना दूंगा चलो। जान, अच्छा लिख लिया लॉन्ग टर्म डेब्ट, चलो। अच्छा अनदर पॉइंट, हाँ उसी में चल रहा है, उसी में चल रहा है, रिटर्न ऑन एसेट पैड बाय टोटल एसेट्स, पैड बाय टोटल एसेट्स। बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज बताने जा रहे हैं, देखो प्रॉफिटेबिलिटी जब रिटर्न टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया, मैंने डिस्कस किया जा रहा है। देखो प्रॉफिट ऑलवेज रिटर्न पे ही तो डिपेंड करता है। जैसे दो तरीके से प्रॉफिट को डिफाइन किया जाता है, एक मार्जिन कितना रख रहे हो और एक रिटर्न कितना आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पर दो सेकंड पॉइंट में बात करें रिटर्न टाइप में, ठीक है। तो रिटर्न टाइप में जब बात कर रहे हैं तो उसमें ये जो बात हो रहा है ना सर, कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी, एसेट्स, देखो मैं ये तीनों चीजें लिखाया, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी एंड एसेट्स। अब इसमें मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज सिखाने जा रहा हूँ, जिंदगी भर काम आएगा सर। आप लोग को मौका मिलता है बट आप लोग फायदा नहीं उठाना चाहते। कहाँ गया, सर्टेन रिमार्क्स, एक रिमार्क्स को, पॉइंट वन, फॉर्मूला लिखा दिया जो इंपॉर्टेंट था। अब कुछ बातें करेंगे और फिर क्वेश्चन करेंगे। कौन सा, रिटर्न ऑन एसेट का, पैड बाय टोटल एसेट्स। डुपॉन्ट कंपनी नाम सुने हो, फाइनेंस का एक बहुत बड़ा एनालिसिस है, उसको डुपॉन्ट एनालिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डुपॉन्ट एनालिसिस। एक अमेरिका का बहुत बड़ा कंपनी है, डुपॉन्ट कंपनी ऑफ द यूएस, एनालाइज्ड ROE as follows. ROE equals to PAT by net worth. NW माने नेट, इसमें ये लोग फॉर्मूला को ऐसे बनाते हैं सर, पैट डिवाइडेड बाय सेल्स करता है, पैट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। तो लास्ट दिन एक्टिविटी में पढ़ाए थे ना, सेल्स बाय टोटल एसेट्स वगैरह, फैटो बोल के देखो होगा, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। और हम लोग अभी एक पॉइंट अभी लिखे ROE का, टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, ठीक है। पैट बाय सेल्स मैंने कितने सेल्स में कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है। सेल्स बाय टीए मैंने कितना एसेट्स पे कितना सेल्स कर रहे हो, एंड कितना नेट वर्थ है तुम्हारा, उसमें टोटल एसेट्स कितना, नेट वर्थ में टोटल एसेट्स कितना। जब ये तीनों को इनटू किया जा रहा है तो डुपॉन्ट को कुछ मिल रहा है। क्या मिल रहा है डुपॉन्ट को, लेट अस लुक एट ईच कंपोनेंट। चलो नेक्स्ट मैं पेज चेंज करता हूँ थोड़ा, let us look at each component. पैट बाय सेल्स, पैट बाय सेल्स करके हमें क्या मिलता है। एक चीज अगर आप ख्याल करोगे, मैंने आपको मार्जिन टाइप लिखा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में मैंने मार्जिन टाइप में लिखा है, उसमें देखो मैंने क्या लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट बाय
सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100, या नेट प्रॉफिट बाय सेल्स इंटू 100। ओवरऑल अगर बोला जाए कि पैट बाय सेल्स, बात तो एक ही हो रहा है ना, इंटू 100 तो बस परसेंटेज के लिए। तो अगर मैं पैट बाय सेल्स को लिखता हूं तो क्या इसको मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन बोल सकता हूँ? बोल सकते हैं ना कि पैट बाय सेल्स बने नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब देखो धीरे धीरे हम लोग कैसे डीप में पहुंचेंगे। इफ इट इज 20%, if it is 20%, it means इधर से काम करेगा, फिर फैन ऑफ कर देगा। It means that for every 100 rupees of sales, for every rupees 100 of sales, company incurs cost of 80 and is left behind with a profit of कितना? With a profit of ₹20। अगर आपको कहीं पर दिखता है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन 20%, इस बात का सिंपल मतलब होता है कि आपको बिजनेस चलाने के लिए खर्चा करना पड़ता है, 100 रुपए का सेल्स करने के लिए खर्चा करना पड़ता है 80 टका, और तब जाके आपके पास 20 टका बचता है। दिस इज एज सिंपल एज इट इज। लेकिन कहीं पर कितना प्रॉफिट मार्जिन है ऐसे ही बोले थे, मार्जिन क्या, मार्जिन कहाँ का मार्जिन। ठीक है, आगे देखो। इन ऑर्डर टू improve this, the company can use either product differentiation strategy, product differentiation, समझाता हूँ अभी, एक्चुअली ये प्रोजेक्ट एग्जांपल चल रहा है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, दैट इज, ब्रैकेट में लिखना, दैट इज सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, सेलिंग ब्रांडेड, हाँ, सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, और कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। कॉस्ट, क्या बोला मैंने, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी। बहुत भयंकर बात बोलने जा रहे हैं, जो समझ गया जिंदगी बन गया। दैट इज मास, मास समझते हो ना, मास माने क्या, बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं ना, मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन एंजॉयज, पेन थोड़ा गड़बड़ करना है इसलिए हैंडराइटिंग ऐसे ही मेरा खराब है और खराब, काफी लेस सेंसिटिव है आज पेंसिल मेरा। एंजॉयज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्या बोलेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो मुझे बता सकते इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, जल्दी बोलो अगर जानते हो तो। अगर बोलोगे सर कहाँ पढ़ते हो ये सब चीजें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 11 में, 12 में, या फिर सीए फाउंडेशन लेवल में, सीएमए फाउंडेशन में, सीएस एंट्रांस में, बेसिक चीजें। व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, समझा दो। इतना सही तो प्रॉब्लम है।
लोग बेसिक्स भूल जाते हैं ना, तो आगे का चीज तो टफ लगने ही लगेगा। बोलो दर्श जी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये शब्द का मतलब बताओ। सर वही ना, जो बेनिफिट्स होता है उन लोग को प्रोडक्शन इंक्रीज करने से, लेवल बाय लेवल। अरे बार बोल, सुमित अच्छा आंसर कर रहा है, चलो गुड ट्राई, बोल बोल अरे बार। हाँ सर वही ना सर, जब प्रोडक्शन हिसाब से जब प्रोडक्शन लोग इंक्रीज करते हैं सर, जो बेनिफिट होता है हम लोग कंपनीज वगैरह को, उसको बोलते हैं। कैसे और बेनिफिट उसका होता है? उल्टा होता है। प्रोडक्शन इंक्रीज करने से कंपनी को क्या बेनिफिट होता है, कैसे बेनिफिट होता है? सर मतलब जितना उसका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा उतना उसका टोटल कॉस्ट कम होता जाता है, तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता रहता है। थैंक यू, वेरी गुड वर्ड्स, बहुत अच्छा बात बोला। सुमित ने बोला कि जब कंपनी अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, और जितना प्रोडक्शन इंक्रीज करते जाता है, उसका पर प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होते जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे पर प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होता जाएगा, वो कंपनी मार्केट में इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करता है। दैट मीन्स कम खर्च में ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है, और इस हालत में उसका कॉम्पिटिटर मार्केट में धीरे धीरे आउट हो जाते हैं। जैसे एक ही चीज, जैसे मानो चिप्स का पैकेट या कुरकुरे का पैकेट या जो भी आप लोग खाते हो पसंद करते हो, पैकेज में मिलता है ब्रांडेड। जैसे कभी दिमाग में सोचो कि बिस्किट्स, ब्रिटानिया क्या करता है? बिस्किट्स ही तो बनाते हैं। बिस्किट से तो हमारे घर में माँ बहन लोग भी बना सकते हैं, आप लोग भी थोड़ा मेहनत करके बना लो। ठीक है, और जो लोग एकदम कुकिंग में एक्सपर्ट्स होते हैं, घर पे बना लेते हैं ना, कुकीज बोलते हैं ना। हाँ, तो बिस्किट्स और कुकीज फिर भी कितना मेहनत लगता है। और ये ब्रिटानिया का जो नॉर्मल बिस्किट्स है, क्या ही है उसमें, पतला सा, है ना। आजकल तो लोग घर पे खाते भी नहीं ठीक से, कुत्ता को देते हैं, डॉगी को देते हैं। बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं हॉस्टल में रहता था बचपन में, रामकृष्ण मिशन में, तो ये हम लोग है ना, किसी भी खाने में ना चीनी का यूज नहीं होता था, माने शुगर हम लोग को मिलता ही नहीं था। इवन हम लोग को दूध दिया जाता था डेली मिल्क खाने के लिए बचपन में, पीने के लिए, तो वो बिना चीनी का ही होता था। बाकी चटनी वगैरह रेयरली कभी होता था। तो चीनी का स्वाद क्या है? नॉर्मल खाने पे तो चीनी का यूज होता नहीं है, चाय तो मिलता नहीं है। और मीठा का तो बात ही छोड़ो, कभी किसी दोस्त का बर्थडे वगैरह हो, किसी का माँ पापा अगर पूरा हॉस्टल को खिलाएगा तभी मिलेगा पायस वगैरह, खीर वगैरह। तो चीनी इज वेरी रेयर। ठीक है, इसलिए ये ब्रिटानिया बिस्किट्स, ये सुनने से तुम लोग ताजुब लगेगा तुम लोगों को कि ब्रिटानिया मारी, और उसका भी एक लो ब्रांडेड है प्रिया मारी, बंगाल में बड़ा चलता है। ये ब्रिटानिया मारी बिस्कुट्स हम लोग पैकेट रखते थे, एक बार खुलते थे ना, खत्म चंद मिनट में, जैसे कि पिज्जा खा रहा है। और जो जितना होगा, मैंने एक्चुअली छीनेगा और उसके बाद पॉकेट में घुसा लेगा। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ 5-6 का। ठीक है, और फिर सारा दिन वो बिस्किट्स को हम लोग, एक बिस्किट भी रह जाए तो मजा है। और तुम बोलो ब्रिटानिया मारी में कितना ही शुगर है, नॉर्मल बिस्किट से काफी कम होता है। लेकिन अगर तुम्हारे मुंह में चीनी नहीं है, तो वो ब्रिटानिया हमारी इतना मीठा लगेगा, तुम बोलोगे भाई यही सबसे बेस्ट है। आज मेरे सामने रखो, यार नहीं खाना, कुछ और लाओ, कुकीज लाओ मेरे लिए। और जब मैं हॉस्टल में था, कुकीज से भी बढ़कर है ब्रिटानिया हमारी। वही मैं कभी कभी मैम को बोलता हूँ कि ये ब्रिटानिया हमारी, आज हम लोग घर पे रहते हैं, मैंने रहते ही रह जाते हैं, जब तबीयत खराब होते हैं चाय के साथ लेके खाते हैं। आज ऐसा हालत है। और उस जमाने में एक ब्रिटानिया हमारी क्या, 5-5 6-6 एकदम छीन लेना पड़ता था, पॉकेट में घुसा लिया, फिर चलो हम लोग धीरे धीरे खा रहे हैं, मजा मजा ले लेके। क्या दिन था यार। इकोनॉमिक ऑफ स्केल बेसिकली, मैं अभी ये बात कर रहा हूँ कि ये बिस्किट्स बनाना इज नॉट अ बिग डील, कोई भी बना सकता है। लेकिन मास प्रोडक्शन करके ये सब कंपनी ये बेसिक सा चीज में अपना रबरबा बना लिया, और बेसिकली लो कॉस्ट में इतना प्रोडक्शन करता है। अगर कोई कल मानो दर्श को लगता है कि हम भी बिस्किट्स बनाएंगे, ब्रिटानिया से बेहतर बिस्किट बना सकते हैं, हाँ बना सकते हो ब्रिटानिया से बेहतर बिस्किट्स, बट उनके जैसा कॉस्ट अचीव करके दिखाओ, तब जाके तुम्हारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। कितना बेहतर ब्रिटानिया बिस्किट्स में तुमको बेहतर बनाने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर तुमको बेहतर बनाना है तो फिर तुम ब्रिटानिया में मत आओ, तो फिर दूसरा वाला कैटेगरी, यहाँ पर दो चीज लिखा है, ब्रांडेड बनाओ, ब्रांडेड।
और ब्रांडेड दुकान में बेचो। नॉर्मल चीज बना के ब्रांडेड दुकान में बेचने का कोशिश मत करो, चलेगा नहीं। आपको कोई भी एक चीज अपने ऑप्ट करना है, या तो क्वालिटी बना के ब्रांडेड बनाओ, या फिर मास प्रोडक्शन करके लो कॉस्ट में खेलो। तब जाके आपका दुकान में आप बिजनेस चलेगा, जो भी जहां भी करोगे तब जाके चलेगा। समझ में आ रहा है सर? बोला ना, जिंदगी का सीख दे रहा हूं, समझ लो बातें। ऐसे मैं नहीं दे रहा हूँ, ये फाइनेंस आपको दे रहा है, मैं तो बस जरिया हूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पर बिजनेस क्या करते हैं, समझ रहे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से क्या क्या समझ में आता है। क्या है ना, बहुत सारा लोगों का बिजनेस क्यों फेलियर होता है सोसाइटी में? गलत जगह में गलत चीज पुट करता है। मैंने ब्रांडेड चीज लेके मिडिल क्लास को जाके दोगे, कितना दिन चलेगा? भाई मिडिल क्लास ब्रांडेड पसंद जरूर करता है, लेकिन वो अचीव ही नहीं कर पाएगा। एक आध बार खरीद लेगा जबरदस्ती से या मन से, थोड़ा फोर्स करोगे, लेकिन उसके बाद कब तक? तो ब्रांडेड प्रोडक्ट मिडिल क्लास को तो फोर्स मत करो, समझे? तो जब भी बिजनेस चलाना हो, बिजनेस को सजेस्ट करना हो, कहाँ क्या करना है, ये जो लोग रिसर्च सर्वे करता है दुकान लगाने से पहले, आपको पता है ये केएफसी पिज्जा हट वाले जब ये अपना फॉर्मूला लेके इंडिया में आया था, स्पेशली केएफसी का बात करूंगा, इंडिया उनके लिए ऐसा माना जाता था, मैंने फॉरेन कंट्री सोचता था कि इंडिया एक वेजिटेरियन कंट्री है। एक्चुअली वर्ल्ड में जितना भी देश है, 210 के आसपास कंट्रीज हैं, इतना वेजिटेरियन खाना और कहीं नहीं खाया जाता। लेकिन हम लोगों के अंदर भी कुछ लोग बिरयानी या काफी लोग मछली फिश काफी खाते हैं, हमें लगता है ये तो बस ये फिश ही खाते हैं मुस्लिम। लेकिन तुम जस्ट इमेजिन करो फ्रॉम द फॉरेन मार्केट्स एंगल से, वो लोग सोचता है कि इंडिया इज अ वेज कंट्री, बिकॉज उनके वहां पर तो वेज बोल के कोई चीज ही नहीं होता। उनका हर चीज में प्रोसेस चिकन प्रोसेस मीट यही होता है। टूना फिश खाता है, टूना फिश देखे हो? वो पूरा बर्फ में होता है, और उसको पूरा एकदम पैकेजिंग करके पीस पीस करके रखता है, फिर बर्फ करा के शोरूम में बिकता है। और बीफ का भी रहता है, और क्या बोलते हैं उसको, मीट एंड चिकन का भी ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ पर एवरीथिंग इज फ्रेश, है ना? तो केएफसी का डर था कि इंडिया में इनका केएफसी वाला जो ये फ्राइड चिकन वाला कॉन्सेप्ट इंडिया में कितना हिट करेगा। इसलिए पहले वो सर्वे किया अलग अलग बड़े बड़े जगह में या रेस्टोरेंट्स वगैरह में, थोड़ा बहुत एक मैंने लगा के ये जस्ट फ्री की तरह सर्वे किया पहले। तो सर्वे के पीछे कम से कम 30 से 40 करोड़ का खर्चा किया पहले। जब देखा कि इंडिया के लोग पसंद करते हैं, अरे पसंद तो करेगा, हम लोग यहाँ पर हर चीज खाया जाता है, ठीक है, तो जब देखा कि चल रहा है, तब जाके वो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट बने एफआईआई की या एफडीआई के कॉन्सेप्ट में इंडिया में। हम लोग जब छोटे थे तब तो ये सब केएफसी वगैरह था नहीं। मैं 2004 में जब मुंबई गया था, तब मैं फर्स्ट टाइम केएफसी मैकडोनल्ड ये सब के बारे में सुना, लेकिन औकात नहीं था कि मैकडोनल्ड्स का पिज्जा बर्गर खाने जाए। तो मैं अपने बुआ को बोल रहा हूँ कि मुझे वो पिज्जा एक बार ट्राई करना है। तो बोलते देख वो सब ब्रांडेड दुकान में मिलता है, हम लोग नहीं घुस सकते। तो फिर दीदी बोलते हैं, मेरा बुआ का लड़की, चल तेरे को पिज्जा खिलाएगा। तो वो बॉम्बे में एक जावेरी बाजार बोल के बहुत फेमस एरिया है, मार्केट एरिया है, गहना वगैरह बहुत मिलता है। तो वहाँ पर एक्चुअली सोना की दुकान में मेरा बहुत सारे रिलेटिव लोग काम वगैरह करता था, मैनेजर वगैरह था, इसलिए गया था उधर। तो वो जावेरी बाजार में मेरे को फर्स्ट टाइम वो पिज्जा खिलाया एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में। तो बोला देख मैकडोनल्ड्स वाला जैसा नहीं होगा, बट खराब भी नहीं है, खा के देख। तो मैं फर्स्ट टाइम पिज्जा ट्राई किया। तो इस तरह से एक्सपीरियंस होता है आम आदमी का। फिर धीरे धीरे वो पहले ना, अच्छा पिज्जा में ऐसा ऐसा सच कुछ है नहीं, क्या डालता है यार, दो कॉर्न डालता है, प्याज डालता है, ठीक है ठीक है, कुछ नहीं है। चीज और क्या बोलते हैं उसको, वो चीज ही बोलते हैं ना उसको, नहीं मेयोनीज, मेयोनीज चीज यही तो करता है। तो बेसिकली ये तो ओवर वैल्यूड चीज है। जिस तरह से पिज्जा ये लोग बोल, असली पिज्जा इताली में ही मिलेगा। कहाँ असली पिज्जा होता है मैंने क्वालिटी अच्छा था। ये पिज्जा हट वाले रद्दी बेचता है। नहीं मेरे को इतना आइडिया नहीं, वो बोल रहे तो होगा। पतला है, इधर की को मोटा मोटा था। सर इधर एक ही, तो फिर क्या ये ब्रांडेड है पिज्जा हट, फिर क्या है मैकडोनल्ड्स।
टारगेट करके, माने इनका अगर मैं थोड़ा रीच लेवल में जाके खाऊं तो फिर बेहतर मिलेगा। अच्छा, मैंने इनका ब्रेड का बेस पे भी वो दम नहीं है, मेन तो ब्रेड का बेस ही है, बाकी चीज तो ऊपर से डाला जाता है। चलो तुम लोग बोला था, मेरे को नॉलेज मिला कि ये असली नहीं है, नकली है, मैंने लो क्वालिटी है। लेकिन घर पे कभी कभी हम लोग ट्राई करते हैं, मैम बोलते हैं चलो ट्राई करते हैं, ब्रेड पिज्जा वगैरह बनाए, अच्छा बनता है, अच्छा बनता है। हाँ, घर पे अच्छा बनता है, मैं देखा हूँ, बाहर से पिज्जा से अच्छा लगता है। और जो मर्जी डाल सकते हो। मैं तो ये पसंद, बहुत पसंद करता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ये, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, मशरूम। वो पिज्जा में होता है, मुझे बड़ा पसंद आता है मशरूम। तो मैं जब भी मशरूम पिज्जा ऑर्डर करता हूँ, तो मुझे मशरूम दिखता ही नहीं है उसपे। ठीक है, मैं बोलता हूँ मैं खरीद के लाऊंगा, 50 टका में मिलता है, भर भर के डाल के खाएंगे। सेल्स बाय टोटल एसेट्स। तो यहाँ पर देखो सर, तो पहले वाला केस समझ में आया। देखो यहाँ पर क्या था, पैड बाय सेल्स, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का बेसिक मतलब आपको मैं बताया। फिर मैंने बोला इन ऑर्डर टू इंप्रूव दिस कंपनी एंड यूज आइदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस, मैंने अगर उसको प्रॉफिट मार्जिन को डेवलप करना है तो वो अपना बिजनेस कैटेगरी को उस हिसाब से चेंज करे, या तो वो ब्रांडेड में जाए, मैंने अपना प्रोडक्ट का ब्रांड वैल्यू क्रिएट करे, या फिर मास प्रोडक्शन पे, अब उसमें जैसा हो। सेल्स बाय टोटल एसेट, एसेट टर्नओवर रेशियो, asset turnover ratio, it represents the efficiency of asset utilization, efficiency of asset utilization। समझाता हूं, सिंपल बात है, मैंने, आपके पास एसेट तो बहुत लोगों के पास होते हैं, बट आप उस एसेट्स को कितना एफिशिएंटली यूज करते हो और उस पे बिजनेस को कितना सेल जनरेट करके देते हो। जैसे हमारे घर पे या हम लोग के आसपास में काफी लोग मिलेगा आपको, आप अपने घर पे भी थोड़ा चेक करोगे तो मिलेगा, दादाजी का या पापा का संपत्ति बहुत है, लेकिन देख देख के मर जाएगा। ना 4 जगह में जमीन खरीदा हुआ है बहुत दिन से, करोड़ों का वैल्यू, सुन सुन के बड़े हो गए हैं। एक जमीन है न्यू टाउन में, दादाजी का, पता है कितना वैल्यूएशन है आज के डेट पे। वैल्यूएशन सुन सुन के मेरा उम्र 30 का हो गया, 35 का हो गया, पापा का 60-70 का हो गया, ऐसा बहुत लोग हैं। ऐसे मेरा नहीं है लेकिन जिसका है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर एसेट है तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं कि एसेट को देख देख के मर गए, कुछ मिला ही नहीं जिंदगी में। समझ में, सर। तो एसेट टर्नओवर रेशियो बेसिकली एक चीज बताते हैं कि अगर आपके पास एसेट है तो एसेट से आप कितना सेल्स क्रिएट कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है, एक दुकान खोल सकते हो, फैक्ट्री बना सकते हो, या फिर किसी को रेंट पे दे सकते हो, जितना आपके मैनेजमेंट लेवल में आ सकते हैं वो कर सकते हो, है ना। चलो, एक और चीज था, टोटल एसेट बाय नेट वर्थ। इसको बोलते हैं सर इक्विटी मल्टीप्लायर। ये वर्ड को थोड़ा गौर करिएगा, इक्विटी मल्टीप्लायर। डूइंग बिजनेस, अच्छा नेट वर्थ क्या होता है, टोटल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं नेट वर्थ को। हम्म, बोलो बोलो, अरे बोलना, सही बोल रहा है। एसेट से लाइबिलिटी को हटा के, है ना, तो जाके नेट वर्थ मिलेगा ना। यानी आपका नेट वर्थ कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एसेट से लाइबिलिटी को हटा के जो बचेगा वही मेरा नेट वर्थ है। मैंने आपके पास कितने का चीजें हैं, सपोज आपके पास, आप बोल रहे हो मेरे पास करोड़ों का संपत्ति है, लेकिन मार्केट में आपका 10-20 लाख का लोन भी है, तो 1 करोड़ से 10-20 लाख का लोन को हटाओ तो जो बचेगा वही नेट वर्थ है, भैया ना। तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि नेट वर्थ पे कितना टोटल एसेट आपके पास है ओवरऑल नेट वर्थ के अंदर, तो ये इक्विटी को मल्टीप्लाई करेगा, माने जितना आपके पास शेयर रहेगा उसको और बढ़ाएगा।
So doing business, which is how many types of own funds? Doing business, which is how many times own funds. मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास जो पैसा है इक्विटी का, वो अपने पैसे से आप कितना ज्यादा बिजनेस को बढ़ा पा रहे हो, बाहर से कोई लोन ना लेके। जैसे कि ऐसे बिजनेस में अगर बेस्ट एग्जांपल दिया जाए तो मुझे एक बहुत फेमस एग्जांपल दे सकते हैं, स्टॉक मार्केट लेवल में ही है, जीरोधा बोल के एक बहुत फेमस कंपनी बना है, ब्रोकिंग फार्म है। जीरोधा इंडिया का लेटेस्ट सबसे बेस्ट एक ब्रांड है जिसने विदाउट एनी लोन आज इतना $1 बिलियन का बिजनेस करे। एंड उसका बिजनेस को सेटअप करने के लिए वो बाहर से एक पैसा लोन नहीं लिया। इस तरह का बिजनेस को बोलते हैं कि बूटस्ट्रैप, मैंने ओन फंड को यूज करके आप कितना अपने बिजनेस को इक्विटी को मल्टीप्लाई करो। मैंने अगर आप शेयर होल्डर हो तो आपके पास कोई लोन नहीं था, आपने बिजनेस किया, बिजनेस के थ्रू से बिजनेस बढ़ाया, वैल्यूएशन बढ़ा, तो आप इक्विटी आपका पहले मानो 1000 शेयर्स था या वैल्यूएशन था मानो आपका शेयर्स का 5 लाख, बाद में बिजनेस करके वो हो गया 10 लाख, फिर आपका शेयर का दाम पहले मानो था 10 टका, अभी हो गया 100 टका। ठीक है, तो शेयर का दाम कैसे बढ़ता है? बिजनेस के वैल्यूएशन के साथ साथ बढ़ता है, प्रीमियम पे बिकता है। नॉर्मली शेयर का दाम तो 10 टका में ही शुरू होते हैं। हम लोग डिविडेंड पॉलिसी में इसके बारे में काफी बात की है, डिविडेंड डिसीजन चैप्टर में। ये शेयर तो नॉर्मली 10 टका में ही बिकता है, लेकिन 10 का शेयर प्रीमियम में कहाँ चला जाता है? मार्केट में जितना भी बड़े बड़े कंपनी है, किसी का शेयर 1000 में बिकता है, किसी का 1500 में, इवन कोई कोई कंपनी तो 5 लाख का भी शेयर बेचता है, एक शेयर। दिखाऊंगा कभी, ठीक है। तो डूइंग बिजनेस विच इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ ओन फंड्स। तो इस पूरा बात को अगर आपने समझा, यही है रेशियो एनालिसिस का एनालिसिस ऐसे ही निकलते हैं। और ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसको क्या बोलते हैं? डुपॉन्ट एनालिसिस है, आप लोगों की किताब में भी है, डुपॉन्ट एनालिसिस पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट टोटल एसेट्स बाय नेट वर्थ इक्वल्स टू नेट वर्थ प्लस डेब्ट, और नेट वर्थ के साथ अभी डेब्ट को ऐड करो, डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। तो उसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर मैं इसको तोड़ूं तो कैसे तोड़ेगा? नेट वर्थ बाय नेट वर्थ प्लस डेब्ट बाय नेट वर्थ। ठीक है, फिर इसको अगर तुम कैलकुलेशन करोगे तो आपका अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट आएगा 1 प्लस डेब्ट बाय नेट वर्थ। ठीक है ना, 1 प्लस नेट वर्थ कट जाएगा और बचेगा क्या? डेब्ट बाय नेट वर्थ। तो नेट वर्थ माने बेसिकली ई फॉर इक्विटी के लिए हो गया, है ना, डेब्ट फॉर, अरे क्या था, hence this ratio shows the use of financial leverage that is debt in business, that is debt in business। मैंने अगर नेटवर्थ हट जाए तो जो बचता है वो डेब्ट बचता है और नेटवर्थ बचता है। अब डेब्ट बने लोन बचेगा और इक्विटी बचेगा, अब उसी के रेशियो से आपका बिजनेस चलेगा, क्योंकि इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि खुद के पैसे से सारा चीज चले। ये डिपेंड करता है, जीरोधा इसलिए कर पाया क्योंकि उसका बिजनेस के ना जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का मेन कॉन्सेप्ट था कि स्टॉक मार्केट को सॉफ्टवेयर के थ्रू से लोगों तक कनेक्ट करना, तो वो लोग खुद ही इंजीनियर्स है। स्पेशली जीरोधा का बड़ा भाई जो है वो IIT ग्रेजुएट्स है, और छोटा जो है उसको स्टॉक मार्केट का नॉलेज है। तो एक का मार्केट का नॉलेज और दूसरे का सॉफ्टवेयर का नॉलेज, दोनों को मर्ज किया। और फिर ये लोगों का ग्रुप, दो फ्रेंड सर्कल है, वो लोग सब काफी सॉफ्टवेयर लेवल में काफी नॉलेज रखते हैं। और साथ साथ में ये लोग देखा कि मार्केट में, इंडियन मार्केट में स्टॉक मार्केट का बूमिंग आने वाला है, तो सही टाइम पे डिसीजन लिया और बनाना बैठ गया। बाहर से किसी को जुगाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि सॉफ्टवेयर स्किल्स इन लोगों के अंदर था। जितना भी टॉप लेवल सॉफ्टवेयर, C++, जावा एटसेट्रा, पाइथन वगैरह जो भी पॉपुलर प्रोग्रामिंग होते हैं, दे नो दैट। अब प्रोग्रामिंग में बस ये लोग क्या पुट कर रहे हैं,
जो प्रोडक्ट है, से फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट में जैसे चीजें चलते हैं, फिर उसको गवर्नमेंट के साथ परमिशन करके सेबी या एनएसई बीएसई की वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर दिया, और फिर हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ये पूरा काम करने के लिए उनको बाहर से कोई एक्सपर्ट्स का जरूरत नहीं पड़ा, बिकॉज दे आर दी एक्सपर्ट्स। ये सर्विस बेस्ड बिजनेस बोल के ये लोग कर पाए, अगर ये गुड्स बेस्ड बिजनेस होता तो कैसे करता। इसलिए सर्विस बेस्ड बिजनेस का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, इफ यू हैव नॉलेज तो आप उसको 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना बिना पैसे से भी कर सकते। लेकिन दिमाग बहुत लगता है और मेहनत बहुत लगता है, माथा का। शरीर भी टूटता है ऑब्वियसली, क्योंकि दिमाग का मेहनत दिखता नहीं है। दिमाग का मेहनत दिखता नहीं है कि कितना प्रेशर पड़ता है माथा पे। लेकिन बाकी जब आप शरीर ताकत में इधर उधर जाना, ठीक है, सारा दिन बैठ के या खड़ा होके काम करना, वो तो दिखता है, फिजिकल है, उसमें ज्यादा दिमाग नहीं है, बस प्रोडक्ट लाओ बेचो मार्जिन लगाओ। वो उसका अलग रिस्क है, उसका प्रॉब्लम है कि कैपिटल नहीं मिलता। अगर आपको लाख रुपया डालना है तो वो कहाँ से आएगा। इस केस में लाखों का चीज, वैल्यूएशन वाला चीज आप खुद बना सकते हो। इट्स फुल्ली अप टू यू कि आपके अंदर क्या स्किल्स है, आप देखो, उसके ऊपर बेस करके आप डिसीजन ले सकते हो। एक नोट दो यहाँ पर, ये मैंने आपको यहाँ पर लेवरेज का बात किया। लेवरेज क्या होता है, फाइनेंशियल रिस्क। एक बिजनेस अपना कैपिटल स्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जब उनका इक्विटी से फुलफिल नहीं हो पाता, और होता भी नहीं है सर, 99.9999999999% में नहीं होता है, तो लोन के लिए जाना ही पड़ता है। तो जब आप लोन लेने जाते हो तो आपका फाइनेंशियल रिस्क आता है। तो फाइनेंशियल रिस्क माने फाइनेंशियल डेप्ट। और डेप्ट का रिस्क क्यों है, क्योंकि जिससे आप डेप्ट लोगे ना या लोन लोगे, उनको रिटर्न देना मैंडेटरी हो जाता है। और ये मैंडेटरी प्रॉब्लम आपको फाइनेंशियल लिवरेज की तरफ पड़ता है, और उससे जन्म लेता है लिवरेज रेशियो। ये सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है। पढ़ाने जा रहा था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, वही पढ़ाया मैंने अभी तक, लेकिन उससे लिवरेज रेशियो का जन्म कैसे हो रहा है, यही चीज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कनेक्शन समझो तो पढ़ाई भी समझ में आएगा। और अगर आप कनेक्ट नहीं कर पाते तो बहुत मुश्किल है। स्टीव जॉब्स का वो डायलॉग जानते हो ना, स्टीव जॉब्स कौन है, एप्पल का फाउंडर। उन्होंने एक बहुत अच्छा बात किया था, ऐसे लिखना नहीं है, जैसे लिखा रहा हूँ दिखा रहा हूँ, कनेक्टिंग दी कनेक्टिंग दी डॉट्स। क्या मतलब होता है इसका, कनेक्टिंग दी डॉट्स का क्या मतलब होता है। ये एप्पल का बहुत फेमस एक कॉन्सेप्ट है, वी आर जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। सर आप लोग जो अभी कर रहे हो ना, ये आपका जिंदगी तय नहीं कर रहा है। आप जो करके आए हो, जो कर रहे हो, और आगे जहां पहुंचोगे, वो सारे के सारे खेल आपका डॉट्स ही है। अब अगर आप सोचते हो कि आज का जिंदगी के कारण ही आपका आगे का जिंदगी डिपेंड करता है, यू आर रॉन्ग। आपने जब केजी स्कूल में फर्स्ट टाइम भर्ती हुए, केजी से लेके क्लास 4 तक जहां पढ़े हो, वो आपका पहला डॉट है। फिर हाई स्कूल में जब आप क्लास 5 6 7 8 तक पढ़े, वो एक सेकेंड डॉट है। फिर बोर्ड एग्जाम का डॉट, फिर 11 12 का डॉट, फिर ग्रेजुएशन का डॉट, फिर सीए का डॉट या सीएस का जो भी है आपका प्रोफेशनल डिग्री। ठीक है, तो सारे डॉट को जब कनेक्ट करते हो तब जाके आपको एक सक्सेस मिलता है। वी आर जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, एंड रिजल्ट इज ऑलवेज द कनेक्टिंग द डॉट्स। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे पीछे जाना ही नहीं है, तो आप गलत सोच रहे हो। तो पीछे वाला हिस्सा ही आपको आगे लेके आया है, और आगे और लेके जाएगा। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। ठीक है, मैंने आप बोलोगे नहीं मुझे वो चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, वो चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये सब करके एक्चुअली आप कुछ कहीं तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आप सोच रहे हो कि ऐसा, लेकिन रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आज नहीं पढ़ोगे तो कभी ना कभी तो पढ़ना ही पड़ेगा, और जो चीज छोड़ोगे वो आगे जाके आपको नहीं छोड़ेगा। लिख के रख सकते हो, जिस चीज को छोड़ोगे वो आगे जाके आपको नहीं छोड़ेगा, लिख के रख लो। लाइफ ऐसे मोड़ लेता है ना, आप बोलोगे सर बोल रहे भाषण मारने के लिए, नहीं सर, भाषण नहीं है, इट्स रियली ट्रू। आप छोड़ोगे, नहीं नहीं अभी नहीं करना है, छोड़ दे यार, क्या क्या फर्क पड़ जाएगा, 5 नंबर 2 नंबर। आगे पता चलेगा वही 5 नंबर का जो टॉपिक आपने छोड़ के आया,
आपको कोई ऐसे असाइनमेंट दिया गया है जिसमें आपका जॉब का फ्यूचर डिपेंड करता है और आपने वो सब्जेक्ट के बारे में कभी देखे तक नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा, रातों रात चालू हो जाओ, नहीं तो लाइफ आपको चैलेंज में डाल देगा। ऐसा ही होता है। देखो, नोट लिखो, एंड elaborate discussion on financial leverage will take place in the next point. ठीक है, छोड़ो। नेक्स्ट एक लिखो, सर्टेन रिमार्क्स। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ये बहुत फेमस एक कॉन्सेप्ट है। ये चीज मुझे कैपिटल स्ट्रक्चर में भी पढ़ाना पड़ता है और यहाँ पर भी इसका एक कनेक्शन है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी माने देयर इज अ, लिखो इतना, देयर इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, देयर इज अ इंपॉर्टेंट relationship between ROE and ROI. ROE and ROI, ये आगे जाके मैं आपको कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ाता हूँ सर। फिलहाल इसमें लिख के रखो, ROE इक्वल्स टू ROI प्लस ROI माइनस I इंटू D/E, हाँ स्मॉल, हाँ ये I स्मॉल वाला है, इंटू 1 माइनस टी। बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, जो लोग कैपिटल स्ट्रक्चर मेरे पास पहले पढ़े हो उनको पता है। वहां पर मैं इस रिलेशन के ऊपर काफी चीजें समझाता हूँ। अच्छा, चलो यहाँ पर बात जब छेड़ ही दिया तो थोड़ा सा समझाना मुझे पड़ेगा, क्योंकि ये जो पूरा रेशियो का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये सभी चीजें इसी से कनेक्टेड है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब चीज रेशियो से ही जुड़ा हुआ है। एक सेकेंड, लेट अस एनालाइज दिस रिलेशनशिप। स्टेप 1, अनलिवर्ड फार्म। अनलिवर्ड फार्म मैंने समझते हो? अनलिवर्ड फार्म मैंने जिसका एक्चुअली कोई लोन नहीं होता है, दैट इज नो डेब्ट। क्या बोलते हैं इसको? नो डेब्ट। सिंस डेब्ट इज जीरो, we get ROE equals to ROI into 1 minus T। रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब हो जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंटू 1 माइनस टी, टी पर टैक्स, टी फॉर टैक्स। स्टेप 2, लीवर्ड फंड। लीवर्ड माने जिसका लोन है, माने इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं। इसमें केस बनाओ,
ROI मैंने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन, अगर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट माने लोन का इंटरेस्ट, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन इंटरेस्ट है, दैट इज फर्म generates a return greater than interest. Firm generates a return greater than interest rate. मैंने आपका जो लोन का इंटरेस्ट है उससे ज्यादा कर रहे हो आप, अच्छी बात है. Greater than interest rate on debt. So return on equity will be greater than ऐसे, ग्रेटर देन एक्चुअली इसको ऐसे लिखो अच्छा होता, ROE ऐसे लिखो, ROE ग्रेटर देन ROI इंटू 1 माइनस टी, यानी इक्विटी का रिटर्न, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट 1 माइनस टी मैंने टैक्स से ज्यादा आ रहा है, दैट इज डेब्ट इज गुड. माने अगर आपने लोन लिया, इंटरेस्ट पे किया, फिर भी रिटर्न कमा रहे हो, तो डेब्ट क्या बन जाएगा? गुड. लोन लेने में कोई बुराई नहीं है, तो लिखो सो डेब्ट इज गुड. S2 क्या होता है? ROI लेस देन I, माने AI माने लोन का इंटरेस्ट को छोटा I से बोल रहे सर, दैट इज फर्म generating return less than interest rate, माने less than interest rate on debt. So ROE माने return on equity less than ROI into 1 minus T, debt is bad. लोन खराब है, इसमें लोन खराब है. अगर आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट ज्यादा है, तो लोन इज बैड हो जाएगा, और ऐसे केस में आपका रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम हो जाएगा, माने शेयर होल्डर का बचेगा कम, बहुत ही खराब हालत हो सकता है. तो बेसिकली इसमें क्या नोट देना चाहिए, बेसिकली ये सब क्यों लिखा रहे हैं आप? एज ए फिनेंस मैनेजर एनालिसिस तो दोगे, उसी का मार्क्स मिलता है एग्जाम में. बिजनेस का एक्चुअल टारगेट तो वही है कि भाई लोन लेना है कि नहीं है. लोन लिया तो अच्छा, नहीं लिया तो अच्छा, क्या है बताओ, समझे? द यूज ऑफ लो डेब्ट, द यूज ऑफ लो कॉस्ट डेब्ट, क्या बोलते हैं? लो कॉस्ट डेब्ट. in order to increase ROE is known as trading on equity. बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज समझा दिया सर. देयर इज अ बिग क्वेश्चन, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं, या फिर एक क्वेश्चन के अंदर समझा देते हैं कि बताओ कि ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में है कि नहीं है, तो प्रूव करने को देते हैं. तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या हो गया सर? यूज ऑफ लो कॉस्ट डेब्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी. माने आप मार्केट से लोन ले रहे हो, लेकिन लोन का कॉस्ट सस्ता है, और सस्ता कॉस्ट में लोन उठा के आप बिजनेस को रिटर्न जनरेट करके दे रहे हो, जिसमें आपका लोन इज गुड. अगर ऐसा है तो इट्स ओके. कई बार क्या होता है, पैसा ना होने के चक्कर में हम लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसी से भी लोन ले लेते हैं, और फिर सोचते हैं कि हाँ हाँ चुका देंगे. कुछ होता है सर, वो बोलते हैं ना, मिट्टी में पैर रखो भाई. ज्यादा जोर का उड़ान भरने के लिए मैंने वो रनवे में ही ना क्रैश हो जाए. हर इंसान का एक इच्छा होता है मन का, बिजनेस करने का जो चाहत होता है ना, उसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि बिजनेसमैन का एक हमेशा ना दिल से एक इच्छा होता है
कि भाई जॉब मैं नहीं करूंगा क्योंकि जॉब में इतना पैसा नहीं कमाया जा सकता, बिजनेस में बहुत पैसा कमाया जा सकता। और वो ना इमेजिन करता रहता है कि मेरा यहाँ पर घर होगा, ऐसा बड़ा मेरा बिजनेस होगा, घर में मेरा फर्नीचर ऐसे ब्रांडेड होगा, बिस्तर में ऐसे ऐसे दामी ब्रांड का चीजें बनेगा, मैंने सोफा सेट एटसेट्रा, लविश लाइफ। इस सोच में पड़ के वो डिसीजन लेते हैं कि भाई हमारा पैसा अपने पास है नहीं, किसी को बोलते हैं भाई 10 लाख का लोन पैसा चाहिए, तो कोई उसको बोलते हैं कि 10 लाख के बदले तुमको 12 लाख देना पड़ेगा। 10 लाख के 12 लाख करना है, जैसे 10 का 12 बोल रहे हैं, ये 10 लाख का 12 लाख है, कितना होता है 20%। उस बंदा सोचता ही नहीं है 20% क्या चीज है। 20% रिटर्न कमाने के लिए मैंने पहले तो उसको सरवाइव करने के लिए कम से कम 25% कमाना पड़ेगा, तब जाके वो 2 लाख वो वापस कर पाएगा विद प्रिंसिपल भी। 10 का 12 का लोन ले लिया, उसको कम से कम 10 का 11 का लोन लेना चाहिए, या फिर 10 का 7 लाख होता, मैंने 10 लाख का 70,000 का होता, मैंने 7% का होता, 8% का होता या 9% का होता, ठीक ठाक। ज्यादा कॉस्टली लोन ले लोगे और रिटर्न कमाने का सिचुएशंस नहीं है, बंदा सोचता ही नहीं है, फंस जाता है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आपको ऑलवेज सजेस्ट करता है थोड़ा समय लगे तो समय लो, जल्दबाजी में जल्दी लोन मिलने के चक्कर में आजकल सर कितना ऐप हो गया ना मार्केट में, है ना, फोन पे लोन, इंटरेस्ट रेट देखोगे ना माथा खराब हो जाएगा, 17% 18% इंटरेस्ट मांगता है, इजी लोन। समझ रहे हैं? छोटा मोटा चीजों के लिए तो लोग ठीक है चलो किसी तरह से मैनेज कर लेता है, जब ये चीज बिजनेस लेवल में हो जाता है ना, बंदा बहुत जोर का फंस जाता है और बैड एनालिसिस के चक्कर में फंस जाता है। तो एज ए फाइनेंस ऑफिसर, एज ए फाइनेंस मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, या यही लोग तो संभालते हैं। तो आपको ऑलवेज अपने बिजनेस ओनर को समझाना पड़ता है कि भाई आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। समझे? तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या हो गया, कि अगर बिजनेस लो कॉस्ट में डेब्ट उठाते हैं और उस पैसे को बिजनेस में ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर लेते हैं, लो कॉस्ट में क्या है वो अचीवेबल है, तो आपका बिजनेस किस लेवल में चलेगा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, माने इक्विटी अच्छा कमा रहे हैं सर। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट था। चलो इसी मुद्दे पे, यस बोलो सर, कोई कुछ बोल रहे हो क्या? हेलो, আগের পেজটা দেখাবো এটা? না এর আগে হয়েছে? स्क्रीनशॉट নিয়ে নে। सर इसी मुद्दे पे एक रिमार्क्स और एक फॉर्मूला भी आ जाएगा, सर्टेन रिमार्क्स। if you are required to compute post tax ROCE, ROCE माने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, पोस्ट टैक्स माने टैक्स देने के बाद का कैपिटल एम्प्लॉयड का परिस्थिति। if you are required to compute post tax ROCE, it's given by EBIT, earning before interest and tax, into 1 minus T divided by capital employed। इसको और ऐसे भी लिख सकते हो, ये जो EBIT into 1 minus T को नो पैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नो पैट। नो पैट माने नो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं, नो पैट माने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लिख लो अगर समझ, बाद में बोलेगे सर ने नो पैट लिखा, माने कोई पैट नहीं। नो पैट माने नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हाँ कभी अरे वो लोग लिखेगा भी नहीं, एनालिसिस कहाँ देता है। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर भी कर रहा हूँ और साथ में कैपिटल स्ट्रक्चर को भी जोड़ रहा हूँ, ये बुक्स में होगा, कैपिटल स्ट्रक्चर में जाने से मिल जाएगा। एक्चुअली सब कनेक्टेड रहते हैं, तो मुझे पढ़ाने के टाइम पे सब चैप्टर को कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर एंड लिवरेज में जाओ, आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी।
हाँ, ये पहले पढ़ चुके हो, काफी लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं। अब मैं इसको रेशियो के साथ कनेक्ट भी कर रही हूँ। अब कुछ रेशियो तो किताब में डायरेक्टली नहीं देता है, एग्जाम सिचुएशन में आपको बनाना पड़ता है, जैसे कि ऐसे वाला नोपैड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड करके आपको पोस्ट टैक्स आरओसीई मिल जाता है। एक्चुअली ये जस्ट मैंने प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा सा कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ जोड़ दिया कि कैसे कनेक्टेड है चीजें। एक पॉइंट और इसमें जोड़ना सर, सर्टेन रिमार्क्स बोल के, if you look at formula of ROA, ROA माने क्या होता है, एसेट्स। क्या होता है फॉर्मूला, पैड बाय टोटल एसेट्स। we will find inconsistency in the numerator and denominator. We will find inconsistency in numerator and denominator. रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला पैड बाय टोटल एसेट्स। इसमें प्रॉब्लम यही है कि सर टोटल एसेट्स पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टोटल एसेट पे सेल कितना समझ में आता है, टोटल एसेट्स पे नेट प्रॉफिट कितना समझ में आता है, तो टोटल एसेट्स पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा सा दिक्कत करता है, बट फिर भी यूज होता है। मैंने कुछ फॉर्मूला तो बनाया गया है, बट उसमें काफी इनकॉन्सिस्टेंसी भी बीच बीच में दिखाई देता है। ये जस्ट रिमार्क्स के रूप में दिया गया है, उतना ज्यादा मैंने एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक रिमार्क्स। इसके बारे में सोच सकते हो कि इसमें इनकॉन्सिस्टेंसी है। जैसे हम लोग सेल्स बाय टीए वगैरह देखे हैं कि कितना एसेट्स पे कितना सेल कर रहे हैं, लेकिन टोटल एसेट्स पे पैट, एसेट्स पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये थोड़ा दूर का बात नहीं हो गया, इसी चीज को बस बता रहे हैं। चलो हम लोग देखते देखते अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में जो जो पॉइंट था बता दिए, एक पॉइंट पे पहुंच गए सर। अब जैसे ये पॉइंट मैं समझा दूंगा, इसके बाद क्वेश्चन के छोड़ के और कुछ बचेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही समझाना है। मैंने बेसिकली जितना सारा चीज पढ़ लेंगे, आप लोगों को लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो पता लगेगा कि क्या कर रहे हैं, नहीं तो बाद में ढूंढते फिरोगे कि कहाँ से आया क्या आया। एज पर दी नोट्स जो चल रहा है इसमें इसको 0.7 बोलते हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी और स्टेबिलिटी और सॉल्वेंसी रेशियो। मैं आपको एक्चुअली क्या लिखा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट दे दे रहा हूँ, फिर लास्ट में जाके जब आपको मैं क्वेश्चन छोड़ दूंगा ना, तो आप कहाँ से क्या चीज उठाना है आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा। इसलिए इतना मेहनत लग रहा है, नहीं तो एक ही क्लास में रेशियो खत्म हो सकता है। फाइनेंशियल लेवरेज, दैट इज द use debt, use debt माने लोन, acts as an amplifying tool। amplifying क्या होता है, एम्पलीफायर किसको बोलते हैं, एम्पलीफायर किसको बोलते हैं, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्पलीफायर किसको बोलते हैं हम लोग, हाँ क्या करता है, एनहांस करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, ठीक है। मैंने एक्चुअली फाइनेंशियल लिवरेज, इसमें हम लोग, मैं अभी आपको क्या बोला, लेवरेज क्या है, लेवरेज चैप्टर एक बहुत फेमस चैप्टर है, ठीक है, जो लोग कर चुके हैं उनको पता है।
लिवरेज माने बिजनेस कितना रिस्क उठा सकता है और उसको कंट्रोल कैसे करता है। रिस्क तो लेना ही है, बिना रिस्क में जिंदगी में कुछ नहीं बनता। तो बिजनेस भी रिस्क उठाते हैं, तो कितना रिस्क उठाते हैं, उसमें डेब्ट ही मेन रिस्क का कारण है। तो वही बोल रहे फाइनेंशियल लिवरेज दैट इज द यूज डेब्ट एक्ट्स एज एन एम्पलीफाइंग टूल, माने वही आपको एनहांस करेगा, बट अगर आप मैनेज नहीं कर पाओ तो बर्बाद हो जाओगे। लेकिन लेना तो पड़ेगा, बिना लेके कोई बिजनेस बढ़ ही नहीं सकता। इट amplifies the consequences. It's amplify the consequences. जैसे गुड आउटकम कोटेशन में रखो, गुड आउटकम बिकम ग्रेट आउटकम्स। बैड आउटकम becomes bad outcome becomes miserable। miserable miserable समझते हो ना। माने अगर आपने लोन लेके बिजनेस करके प्रॉफिट कर लिया तो बहुत बढ़िया बात हो गया, गुड बिकम अ ग्रेट। और अगर आपने लोन लेके बिजनेस करके डूब गए तो वो एकदम बर्बाद हालत हो गया। दो डिफरेंट सिचुएशंस का पैदा करता है ये लिवरेज सिचुएशंस। इसलिए लिवरेज रेशियो अगर मैनेज नहीं कर पाते बिजनेस तो बहुत खतरनाक सिचुएशंस क्रिएट हो सकता है। रुक जा 5-10 मिनट एकदम। हाँ बस ठीक है, तो फिर जा घर जा। एग्जाम्पल, हाँ जैसे ही थोड़ा देरी हुआ ना सर, कितना बजे 9:30 बज गया, अब 5 मिनट है। कंसिडर टू फार्म्स which are similar in all respects except capital structure, except capital structure। फार्म ए लिवर्ड, लिवर्ड मैंने समझ गए आप लोग। फार्म बी, ओ सॉरी, फार्म ए को अनलिवर्ड करो तो, और फार्म बी को लिवर्ड कर दो। मेरा एग्जांपल ऐसे ही बना हुआ, नहीं तो मैं उल्टा समझा रहा हूं। फार्म ए अनलिवर्ड और फार्म बी लिवर्ड। इसका ना एक बैलेंस शीट जैसा बना। बैलेंस शीट में फार्म ए का टोटल एसेट दे दो 400 लाख का, और इक्विटी दे दो 400 लाख का। फार्म बी का टोटल एसेट दे दो 400 लाख का, इक्विटी में कितना देंगे 300 लाख कर दो, पर साथ में 10% डेब्ट के साथ 10% डेब्ट के साथ 100 लाख का लोन दे दो। कुल मिला के आपका बैलेंस शीट टैली तो करना ही है। इधर भी 400, इधर भी 400, इधर भी 400, इधर भी 400। लेकिन फार्म बी के केस में वो लिवर्ड है ना, तो उसका 100 लाख का लोन है, जो फार्म ए के केस में नहीं है। लिख लिया। टैक्स रेट इसमें गवर्नमेंट आपसे 30% मांग रहा। केस 1 ईबीआईटी कितना होगा बोलो। ईबीआईटी इक्वल्स टू, चलो मैं मान लेता हूं 80 लाख का। एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बताओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, आज ही पढ़ा है, ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। हेलो, ईबीआईटी बाई कैपिटल एम्प्लॉयड, यही रेशियो होता है।
अगर मैं EBIT 80 लाख का दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है मेरा 400 का, है ना, तो कितना ROI आता है आपका 0.20, है ना, 80/400, तो कितना आता है 20%। आया कि नहीं आया? फॉर फार्म ए PBT मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल्स टू EBIT। हेलो, अरे इसका तो लोन ही नहीं है, तो जो PBT होगा वही EBIT होगा। मैंने EBIT को जगह आप PBIT भी लिख सकते हो। मैंने अर्निंग और दो चीज इंटरचेंजेबली यूज होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जैसे लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक चीज बताओ, फार्म ए के लिए PBT और EBIT सेम है ना, कितना बनेगा 80, तो इसका पैट क्या हो जाएगा 80 इंटू कितना सरकार को देना है, सरकार को 30% दे देंगे, तो बचा कितना 70। तो पैट चाहिए हमें, टैक्स नहीं पूछना है, पैट चाहिए। तो पैट के लिए 80 इंटू 0.7 कर देते हैं। अरे 30 तो सरकार लेके गया, 30% तो सरकार लेके गया, বুঝতে পারলি না, 30% টাকা সরকারকে দেবো যা প্রফিট করবো, এটা প্রফিট। তাহলে 80 লাখ টাকা কামিয়েছি, 30% সরকারকে দেবো, আমার বাঁচবে কত 80 ইন্টু 0.7। টার্মস গুলো একটু তোর প্রবলেম হতে পারে, বাট কনসেপ্টে কিছু নেই, মানে যারা প্রথমবার ফাইন্যান্স পড়ছে তাদের টার্মস গুলো প্রবলেম হবে, ওগুলো ধীরে ধীরে অভ্যেস হতে হতে হবে। ওরা অনেকে জানে তাই ফটাফট ধরতে পারছে, তোর নন কমার্স একটু সময় লাগে। 80 इंटू 0.7 কত হয় 56, दैट इज ROE माने रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है पैट बाय नेट वर्थ, कितना होता है 56 बाय नेट वर्थ कितना है, इक्विटी कितने का है 400 का, इंटू 100 कितना हुआ, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना परसेंटेज का निकल गया 14%। समझ में आया? अब सेम तरीके से फार्म बी फटाफट निकालो, सेम तरीके से फार्म बी फटाफट निकालो। अच्छा, फार्म बी के केस में PBT इक्वल्स टू EBIT नहीं होगा, क्योंकि उसका लोन है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा EBIT माइनस, यहां से इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखो गिवन होगा फार्म बी का EBIT कितना है 80, इंटरेस्ट कितना है 10% ऑफ 100 लैक्स, तो 100 लाख का 10% कितना होता है 10, तो 80 माइनस 10 कितना होता है 70, है ना। पैट कितना हो जाएगा इसका 70 लाख इंटू 0.7, मैंने सीधा में पैट पे आ गया 30%। तो जो लोग 0.7 नहीं समझ पा रहे हो उसको बस एक ही चीज बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैं थोड़ा स्टेप जाम कर रहा हूँ, ये 1 माइनस इंटरेस्ट एक्सपेंस का सॉरी टैक्स का जो अमाउंट है, ये नॉर्मली सरकार को टैक्स, पैट का मतलब क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मैंने टैक्स को मैं हटा दे रहा हूँ और बचा जो है वो मेरा बचा है। यहाँ पर आप चाहो तो ऐसे भी करके बहुत लोग कर सकते हो 70 इंटू 1 माइनस 0.3, ठीक है, मैंने ये टैक्स है, फिर 70 इंटू 0.7, फिर जाके भी आप लिख सकते हैं। जो लोग नहीं समझोगे वो ऐसे करके टैक्स को मेंशन करके भी कर सकते। क्या बचा कितना है 49, ROE कितना है पैट बाय नेट वर्थ 49 बाय 300 ना, इसका नेट वर्थ 300 का है क्योंकि बाकी तो लोन का है, इंटू 100 कितना होगा 16.33%। तो किस तरह से हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जिस फर्म का डेब्ट नहीं है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 14%, और जिस फर्म का डेब्ट है उसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 16%। किसको चूज करोगे, डी को चूज कर लोगे ना, वो तो लोन नहीं लिया फिर भी ज्यादा नहीं कमा पाया, ये लोन लेके भी ज्यादा कमा लिया, सही है, बात समझ में आया। अच्छा, ये जो मैंने आपको करके दिया, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है ना अभी, हेलो देखो मैं एक ROE और ROI का कैलकुलेशन का फॉर्मूला कुछ देर पहले ही लिखा है। ROE इक्वल्स टू ROI प्लस ROI माइनस I इंटू D बाई E
इंटू 1 माइनस टी कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये रेशियो से कनेक्ट हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी का रेशियो से कनेक्ट हो गया। तो इससे आप क्या कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर डाल दो फॉर्म बी के केस में। आरओआई कितना है स्टार्टिंग में कैलकुलेट कर चुके हो, देखो आपके क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आरओआई कैलकुलेट करके दिया 20%, तो 20 डाल दो इसमें। आरओआई कितना है 20 माइनस आई कितना है 10, डी बाई ई कितना है, डी माने डेब्ट, इक्विटी कितना है 300, 1 माइनस टी 1 माइनस टैक्स माने 1 माइनस 0.3, स्टेप्स को रिपीट करो 20 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 100 बाई 300 इंटू 0.7 करके देखो, जो हम लोग पॉइंट बी का कैलकुलेट किए 16.3333 वही आएगा। और अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के एंगल से जाओगे तो इस तरह से निकाल सकते हो, और अगर आप जैसे मैंने आपको ईबीटी माइनस करके दिया उस पर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों में से जो भी फॉर्मूला आपको याद आ जाए आप दोनों फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो रिटर्न ऑन इक्विटी, समझे। तो किस तरह से रेशियो हमें हेल्प कर रहा है आपको समझ में आ रहा है ना। एक चीज घर पे ट्राई करना, तो बस एक छोटा सा चीज दे रहा हूँ, ट्राई करके मेरे को नेक्स्ट दिन आके बोलना कि क्या डिफरेंस आया। केस 2 दे रहा हूँ, केस 1 करवाए ना अभी, केस 2 में ईबीआईटी, इसका एक्स्ट्रा क्लास होगा सर, उसमें मेरे को बताना। ईबीआईटी इक्वल्स टू 20 लाख, ठीक है। तो फिर आरओआई कितना होगा बताओ। अगर ईबीआईटी 20 लाख होगा तो आरओआई कितना होगा, बाकी सब चीज सेम है, मैंने बैलेंस शीट में जैसा है वही है, तो बाकी सेम टू सेम कैलकुलेट कर आरओई एंड आरओआई दोनों फॉर्म का, बस ईबीआईटी चेंज कर दिया। पहला केस में ईबीआईटी कितने का दिया था 80 लाख का, इस बार दे दिया 20 लाख का, सेम टू सेम करना है। मैंने दोनों रिटर्न फॉर्म का और रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना है, और मुझे बताना है कि क्या डिफरेंस आपको दिखाई दिया, ठीक है। अगर इतना करके लाओगे तो नेक्स्ट दिन मैं आपको वो कुछ बचा कुछ रेशियो है, वो कवरेज रेशियो जिसको बोलते हैं लिवरेज के साथ, यहाँ पर था ना देखना लिवरेज एंड कवरेज रेशियो, वो कवरेज रेशियो का कुछ पॉइंट्स लिखा के फिर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें, तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हाँ सैटरडे को ही दे पाऊंगा, ठीक है सर। आज इतना ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए और एक क्लास लगेगा, जब तक कॉन्सेप्ट सारा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं सारा नहीं दे सकता, लेकिन एक बार सारा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस हो जाएगा तो क्वेश्चन सामने आएगा तो कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस में नहीं होता है, इसलिए मुझे इतना झमेला करना पड़ता है। और सबसे बड़ा क्या है ना, रेशियो का नॉलेज रहना है ना, तो बाकी और भी चैप्टर्स में ये बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर में रेशियो घुसड़ता है, वर्किंग कैपिटल में रेशियो घुसड़ता है, हर जगह में रेशियो घुसड़ रहता है, और फिर आप लोग चिंता मुझे तक कहाँ से आए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट दिन बाकी चलता हूँ, ठीक, चलो बाय सर। ऐसे ओके सर बाय। भाई सर Bye, sir. बाय सर। Bye, sir. बाय सर। Sir, sir, सैटरडे का क्लास शेयर कीजिए। हाँ हाँ सर हाँ सर, सैटरडे का क्लास एक बार शेयर कीजिए करना। अच्छा लिख दो ना सर। हाँ सर। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके सर।